वेलकम बच्चों, वेरी वेलकम टू गुरुजी's फिजिक्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। ठीक है, पहला जो चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी विल स्टार्ट स्केलर एंड वेक्टर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, तो आज पहले हेडिंग दे देते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बारे में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर क्या है, पहले वो चीज जानना है। दीज आर नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटीज। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, सब समझ में आएगा। स्केलर और वेक्टर ये क्या है, एक टाइप के, एक क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासीफाई किया, दो हिस्सों में बांट दिया। उनमें एक स्केलर कहलाया, दूसरा वेक्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में तीन फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है स्केलर, एक वेक्टर, तीसरा होता है टेंसर। ठीक है, टेंसर हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब उसके कुछ ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन उसके एग्जांपल्स, मतलब जो टेंसर क्वांटिटीज होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। जैसे कि करंट हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सारे टेंसर क्वांटिटीज होते हैं। ना ही ये स्केलर होते हैं, ना ही वेक्टर होते हैं, वो टेंसर होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम पढ़ेंगे। उससे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज का बहुत सारे डेफिनेशन आप पढ़े होंगे। एक बढ़िया डेफिनेशन हम बना के यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या होता है, दो फिजिकल कैरेक्टर्स which can be measured, measured मतलब क्वांटिफाइड, है कि नहीं, जिसका हम क्वांटिटी निर्धारण कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कितने क्वांटिटी में है। क्वांटिफाइड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, देखिए बहुत ही शॉर्ट है, कॉन्साइज है, मीनिंगफुल है, समझ में आएगा। जो समझ रहे हैं वही लिख रहे हैं। क्या लिखे हमने, दो फिजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी के, कैरेक्टराइज्ड जो रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, कैरेक्टर्स विच कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड मतलब क्वांटिफाइड, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन को लंबा करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, यूजिंग सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम में सपोज लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सुंदर दिखने के लिए जोड़ दीजिए यहाँ पे, यूजिंग सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको बेहतर तरीके से। देखने में लगता है हर चीजें तो, हर फिजिकल कैरेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। देखिए, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक बॉडी लिया। अब इस बॉडी के फिजिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पे किसी को डिफिकल्टी हो रहा है क्या बच्चों, फिजिकल कैरेक्टर्स मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे इस बॉडी के फिजिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले बॉडी को देखते ही उसका हमें क्या पता चलेगा, मान लेते हैं शेप, ये जैसे रेक्टेंगुलर, कोई गोल है, कोई ट्रायंगुलर है, या वैसे कुछ। फिर हमें उसका साइज बड़ा है, छोटा है, क्या है, साइज हमें पता चलेगा। और क्या, कलर, ये भी हमें किसी बॉडी में बहुत पहले ही देखते ही पता चल जाता है, कलर। उसके बाद अगर बात करें और क्या हो सकता है, इसका वजन होता है, चलो मान लेते हैं मास। अब इसका वॉल्यूम भी होगा बच्चों, इसका सरफेस एरिया भी होगा, होगा। और क्या, अगर सपोज ये कोई खुशबू या बदबूदार चीज है तो इसके स्मेल को भी हम बोल सकते हैं। अब इतने सारे फिजिकल कैरेक्टर्स में, ये सारे क्या हैं बच्चों, दीज आर द फिजिकल कैरेक्टर्स। इन सारे फिजिकल कैरेक्टर्स में से फिजिकल क्वांटिटी कौन से होंगे जिन्हें हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, जिन्हें हम मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इनमें से फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। शेप, ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या ट्रायंगुलर है या सर्कुलर है, ये उसका शेप बता रहे हैं। तो इसका शेप
को हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, हम बस उसके क्वालिटी को बता पा रहे हैं। दो चीजें होती है हर चीज में, एक होता है बच्चों क्वालिटी, एक होता है बच्चों क्वांटिटी, है कि नहीं। क्वालिटी हम बता पा रहे हैं ये ट्रायंगुलर है, ये जैसे इस पर्टिकुलर फिगर में ये रेक्टेंगुलर, लेकिन इसका क्वांटिटी वो तो उसका सरफेस एरिया बताएगा या उसका साइज बताएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सेम, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी कैन नॉट क्वांटिफाई इट, हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे, हम बस इसकी क्वालिटी के बारे में बोल पा रहे हैं। साइज, ऑब्वियसली साइज तो छोटा बड़ा होता है, उसे हम मेजर करते हैं, लेकिन इस साइज में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, विड्थ बहुत सारे आएंगे, लेकिन दोज आर ऑल मेजरिंग क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। कलर, अभी ये काला है, सफेद है, हरा है, नीला है, हम बोल सकते हैं, हम उसके क्वालिटी को जज कर पा रहे हैं, लेकिन उसके क्वांटिटी को ज्यादा काला, कम पीला, ऐसा बोल सकते हैं। मुंह से हम डेफिनेटली बोलते हैं, लेकिन हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई फिक्स्ड स्केल नहीं है जिसके बेसिस पे हम इसे बता सके कि ये इतना नंबर का काला है, ये इतने नंबर का पीला है। समझ में आ रहा है। so this is not a physical quantity, definitely it is a physical characteristics, but we cannot call it a physical quantity because we cannot quantify it। mass, ये तो बहुत कॉमन सा चीज है, हर दुकान में हम मेजर करके मास को लाते हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम हम मेजर करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। सरफेस एरिया फिजिकल क्वांटिटी। स्मेल, हम बोल सकते हैं खुशबू है, बदबू है, लेकिन कैसा खुशबू, कैसा बदबू, उसको मेजर करने के हमारे पास कोई स्केल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट। Now back to our main topic. What was the main topic? Scalar and vector. So these are the physical quantities. Now these physical quantities have been characterized, have been classified into scalars, vectors and tensors. So let's check them out. तो अभी इनको चेक करते हैं, ये क्या है। देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी के तीन डिविजन्स, क्लासिफिकेशंस किए गए। सबसे पहले आया बच्चों आपका स्केलर। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, मैं रिपीटेडली फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूँ। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब देखिए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हम किन्हें कहेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which only have magnitude, which only have magnitude, those physical which only have magnitude। ठीक है, चलिए इसी की पहले बात कर देते हैं, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो स्केलर एल्जेब्रा, और वो स्केलर एल्जेब्रा को फॉलो करता है। ये स्केलर एल्जेब्रा क्या है बच्चों? नथिंग बट जो जनरली आप पढ़ते आए हो मैथ में, प्लस माइनस, जनरल एरिथमेटिक एल्जेब्रा। ठीक है, ये उसको फॉलो करता है। मतलब हम यहाँ पे 2 kg मास, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 kg मास के साथ 3 kg मास को हमने ऐड किया, तो हमें सीधा सीधा 2 + 3 5 होता है, ये हमें 5 kg दे देगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चों? इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है। और क्या है बच्चों? स्पीड हो गया। ये सब बचपन में आप लोग पढ़े हो, और ऐसे बहुत सारे हैं। चलो ETC एक्सेट्रा लिख देते हैं। ठीक है। अभी बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर क्या, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं? which have both magnitude and
डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहते हैं, वो कौन से फिजिकल क्वांटिटीज? वेक्टर। एंड इंपॉर्टेंट चीज, ओबेस वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए बच्चों नया है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस याद रखिए ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे 2 + 3 5 हो जा रहा था, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? वेक्टर अलजेब्रा पे डिपेंड करेगा। ओके, डिटेल्स में ये चैप्टर पूरा हम वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे, अभी बस उसका डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं बच्चों? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, इसमें आ जाएगा बच्चों वेलोसिटी। देखने में दोनों सेम है, लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन भी होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी, फिर आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, फिर होगा आपका फोर्स, और इसके भरे पड़े हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अभी तीसरे नंबर पे आता है बच्चों टेंसर। ये बड़ा सही तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं इसके अलजेब्रा, इसलिए हायर ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे बच्चों। लेकिन इसका थोड़ा सा हम इसेंस ले लेते हैं कि ये चीज क्या है। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं which have both magnitude एंड डायरेक्शन। इनके पास वेक्टर की तरह दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट डोंट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। अगर ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर लेते तो हमें इस तीसरे क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास वेक्टर और स्केलर सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन होते। लेकिन चूंकि ये बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के रहते हुए भी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसके लिए दूसरा और एक क्लासिफिकेशन बनाना पड़ा। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। करेंट, ठीक है, जो क्लास 12 में हम भर भर के पढ़ेंगे। टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन आप जब आएगा, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हो जब आएंगे इसके बारे में तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, so now move on to the next topic. Okay, हमारा प्राइम मोटो रहेगा इस चैप्टर में, वो है वेक्टर। क्योंकि स्केलर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंसर हमें पढ़ना ही नहीं है, बचा वेक्टर, जिसे हम पूरे डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं वेक्टर, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, देखिए वेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले। सबसे पहले इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेशल तरीके से, तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो थोड़ा अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। पहला आता है बच्चों आपका ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर हम ग्राफ में या पिक्चर बना के ड्राइंग बना रहे हैं एक वेक्टर का, कैसे बनाएंगे? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट होता है एक रे से, ठीक है। इसे हम रे कहते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ऐसे जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते थे उनमें से हम रे का नाम से जानते थे। तो ये एक रे से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
तो इसे हम क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ए रे whose head is along the direction of the physical quantity and magnitude is proportional to the बच्चों and the length is proportional to the magnitude of the physical quantity and length is proportional to the magnitude of the physical quantity। ये physical quantity repeatedly मैं दो जगह पे लिखा हूं, ये कौन से physical quantity है, यहाँ पे आप वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी, तो उसी वेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। क्या लिखे हम देख लेते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, बाय रे हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द magnitude whose length is proportional to the magnitude of the physical quantity and the direction is along the direction of that physical quantity, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए सपोज हम मान लेते हैं किसी बॉडी पे, सपोज ऐसा मान लीजिए कि ये 2 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये 2 न्यूटन का फोर्स है, और उसे जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब उसका डायग्राम बना रहे हैं, तब उसको इस लेंथ से मेजर, इस लेंथ से हमने दिखाया। सपोज इसका मान लेते हैं x यूनिट्स कुछ लेंथ है, इसका जो ये लेंथ है ये x यूनिट है। अभी अगर हमें 1 यूनिट दिखाना होगा फोर्स, कोई अगर और एक फोर्स है उसी डायग्राम में, उसी फिगर में, तो ये उसके लेंथ के आधे हो जाएगा, ये x/2 यूनिट्स हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 न्यूटन फोर्स को। अब डायरेक्शन की बात करें, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो यहाँ पे भी सेम दिखाएंगे, अगर अलग होगा तो अलग दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ले लेते हैं, इस पे ऐसे एक फोर्स लगा है और ऐसे एक फोर्स लगा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं एंगल है कुछ थीटा, और ये है 5 न्यूटन का, ये है 3 न्यूटन का, ठीक है। इस वाले चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपका जा रहा है 3 न्यूटन, इसको मान लेते हैं चलिए 3 यूनिट्स है, ये 5 न्यूटन, तो ये कुछ ऐसे आया, ये होगा आपका 5 यूनिट, ठीक है। ये 5 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स बस इन 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के साथ प्रोपोर्शन होंगे, इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे इसको दुगना कर दिया, ये 6 यूनिट्स बन गया, तो ये 10 यूनिट्स बन जाएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये 3 न्यूटन फोर्स 6 न्यूटन फोर्स बन गया। हम बस जब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो लेंथ हम लेंगे वो इनके लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों के बीच में रेशियो A:B का है, फोर्स दोनों के बीच में, तो उनके लेंथ के बीच में भी जो रेशियो होगा वो A:B होगा, बस दैट्स ऑल, ओके। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा था, डायरेक्शन सेम रखने के लिए ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दैट इज ऑल, ओके। कुछ ज्यादा नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनते रहिए, सारे चीजें दिमाग में बैठते रहेंगे, ठीक है। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी बात करते हैं बच्चों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। सॉरी, अभी बात करते हैं बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल ग्राफिकल यही जो आपने देखा, अब होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, सिंबॉलिक वाइज बाय ए लेटर having an arrow और कैप। इसे बच्चों मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान दीजिए, बाय हैविंग एन एरो ओवर इट्स हेड,
यहाँ पे जोड़ लीजिए बच्चों पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ठीक है, पॉइंटिंग फॉरवर्ड। ये क्या हो रहा है बच्चों, ये किसी भी एक वेक्टर को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अभी फोर्स की बात कर रहे थे तो फोर्स को ही देख लेते हैं। फोर्स को हम लोग जनरली लेटर कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय ए लेटर हैविंग एन एरो ओवर इट्स हेड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो ये बच्चों क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स वेक्टर को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स वेक्टर को। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था। और एक छोटा सा चीज बच्चों, वहां थोड़ी देर पहले बोलना भूल गया कि इसका एक नोमेनक्लेचर होता है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे जिस रे से रिप्रेजेंट कर रहे थे वेक्टर को, उसका ये वाला सिरा जहाँ पे एरो का पिन है, टिप है, वो सिरा कहलाएगा बच्चों हेड ऑफ द वेक्टर, और जो पीछे वाला हिस्सा कहलाएगा वो बच्चों टेल ऑफ द वेक्टर। हेड टेल होते हैं कॉइन में, एग्जैक्टली उसी तरह ये पूंछ और ये इसका सर। सामने वाला एरो जिस तरफ है वो हेड ऑफ द वेक्टर, नीचे वाला टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, पिछले वाले केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। बस ये नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण ऐसा किया गया है और इन्हीं नामों से ये जाने जाते हैं। कहीं पे अगर आपको बोला जा रहा है टेल ऑफ द वेक्टर, तो आपको समझना है कि वो इस जगह की बात कर रहा है, इस पॉइंट की। ये टेल ऑफ द वेक्टर और ये हेड ऑफ द वेक्टर। ओके, वेरी गुड। नाउ मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। बहुत जगह पे बच्चों ये कोर्स में नहीं रहता है, लेकिन इसको जान लेना थोड़ा सा ही है, जान लेना बेहतर रहता है, ताकि आप वेक्टर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, दो तरह के वेक्टर होते हैं। पहला पोलर और फिजिकल क्वांटिटी के तीन क्लासिफिकेशन किए, स्केलर वेक्टर, टेंसर। फिर वेक्टर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पोलर और रेडियल वेक्टर, और दूसरा वाला बाद में देखते हैं, ठीक है। ये पोलर और रेडियल वेक्टर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। पहले बच्चों आपका आएगा फ्री वेक्टर, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है, 90% वेक्टर इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। फ्री वेक्टर, ये वेक्टर कैसे होते हैं बच्चों, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैन बी शिफ्टेड पैरेलली और along the line of action, okay, can be shifted parallelly or along the line of action without changing its magnitude। क्या कह रहा है ये फ्री वेक्टर्स जो है ये कौन से वेक्टर है, सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, ठीक है, इसका नाम सपोज है वेक्टर है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये एक वेक्टर था उसका नाम है वेक्टर है। ओके, अब ये जो फ्री वेक्टर्स जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक रे है, इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे एक रे बनाया, तो ये अगर वेक्टर ए है ये भी वेक्टर ए होगा अगर ये दोनों रेस पैरेलल होंगे और ये मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होगा, तब हम कह सकते हैं अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए ही है। ओके, तो इसे ही हम कह रहे हैं ये पैरेलली शिफ्ट कर सकता है और क्या शिफ्ट कर सकता है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। देखिए बच्चों, ये जो लाइन ऐसा जा रहा है इसे ही हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन।
इस लाइन पे ये वेक्टर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर पैरेलली शिफ्ट किया तो भी इसका सेम रहेगा, ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, ए वेक्टर है तो ए ही वेक्टर रहेगा। और अगर सपोज हम मान लेते हैं ये लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट किया है कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो भी इसे हम ए वेक्टर ही कहेंगे। ये आगे भी जा सकता है, ये पीछे भी आ सकता है, अगर अब भी इसका लेंथ सेम है तो इसे भी हम ए वेक्टर ही कहेंगे। ओके, तो यह है फ्री वेक्टर का कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। अभी बात करते हैं दूसरे टाइप की, वो है बच्चों स्लाइडिंग वेक्टर। ये बच्चों स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक है। स्लाइडिंग वेक्टर क्या कैसे होते हैं, इसका ठीक ऑपोजिट, फ्री वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट, विच कैन नॉट बी shifted parallelly as they are having a special significance of their point of action, ठीक है। which cannot be shifted parallelly as they are having a special significance of their point of action। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मतलब ये वेक्टर कौन से स्लाइडिंग वेक्टर, पिछले बार जैसे हमने पढ़ा, कौन सा वेक्टर, पिछले बार जो हमने पढ़ा नॉर्मल फ्री वेक्टर्स, उनके तरह ये पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, देखिए उनका पॉइंट ऑफ एक्शन का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम सपोज मान रहे हैं ये कोई दरवाजा है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो ये दरवाजा घूमेगा। अगर इस फोर्स को ये हमने यहाँ लगा दिया, शिफ्ट कर दिया पैरेलली, तो हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इसको घुमाने में। क्यों, क्योंकि ये घूमता है टॉर्क की वजह से, और टॉर्क होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर। कितने दूरी पे हम लगा रहे हैं उसका भी मायने रहता है। कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ एक्शन एक स्पेशल सिग्निफिकेंस कैरी करता है, उसका स्पेशल महत्व होता है। कहाँ पे, स्लाइडिंग वेक्टर के केस में, इसलिए हम उन्हें पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी। ये सारे बच्चों पोलर वेक्टर के अंडर ही हैं। इसके बाद जो दूसरा वाला कैटेगरी वो अभी हम देखेंगे, ये है बाउंड वेक्टर। ये कौन से वेक्टर है, विच हैव which are, rather आप आर लिख सकते हैं हम, which are functions of the coordinates of their point of action, ठीक है। which are functions of the coordinate of their point of action। इसका बस डेफिनेशन ही आप अभी समझे रहिए। ये जनरली कहाँ पे आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे मतलब ये फील्ड रहता है, वो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। बस इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, व्हिच आर फंक्शंस, फंक्शन शायद आप जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, मतलब बस इसका यही बन रहा है
फंक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब अगर ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये वेक्टर एक तरीके से बिहेव करेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन यहाँ पे है, वेक्टर वही है, लेकिन अगर वो इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया। या फिर इसका मैग्नीट्यूड इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ सपोज मान लीजिए बढ़ गया, तो ये वेक्टर क्या है, वैरी कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, मतलब वो फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट। ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट है, इसका कुछ एक कोऑर्डिनेट, कुछ एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। जैसे हमने इसके कोऑर्डिनेट को चेंज किया तो इस वेक्टर में भी बदलाव आ गया। इसी चीज को ही हम फंक्शन कहते हैं, मतलब पॉइंट के बदलने से, लोकेशन के बदलने से वेक्टर में बदलाव आ रहा है, वैसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, बाउंड वेक्टर। ओके, इसके एग्जांपल्स बच्चों ये रहे। अब बच्चों तीसरे कैटेगरी में आते हैं। दूसरे कैटेगरी में इससे पहले जो स्लाइडिंग वेक्टर पढ़ा था उसका एग्जांपल था टॉर्क, शायद नहीं लिखा हूं, उसका एग्जांपल था टॉर्क, किसका, स्लाइडिंग वेक्टर का। ठीक है, तो फर्स्ट में जो पढ़े थे फ्री वेक्टर, इनको छोड़ के बाकी जितने वेक्टर है वो सारे के सारे फ्री। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर तो स्लाइडिंग के केस में नहीं हो पा रहा, स्लाइडिंग वेक्टर बन जा रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर किसी बॉडी पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं तो वो फ्री वेक्टर में कहलाएगा। ठीक है, दीज आर जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस वो चेंज होंगे। ठीक है, तो बाउंड वेक्टर्स, इसके बाद ये तीनों कैटेगरी खत्म हो गए। अब सेकेंड में मतलब पोलर वेक्टर में तीन कैटेगरीज है, पहला फ्री वेक्टर, फिर स्लाइडिंग वेक्टर, फिर बाउंड वेक्टर। अब इसके बाद और एक टाइप का वेक्टर होता है, उसे हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं, और स्यूडो वेक्टर। एक्सियल वेक्टर और स्यूडो वेक्टर, ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत रिक्वायर्ड भी है, और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है। इसे हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। यह बच्चों को पूरा थ्रू आउट लाइफ डाउट रह जाता है इसको लेके, लेकिन इसको हम बढ़िया तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर और स्यूडो वेक्टर। ठीक है, स्यूडो मतलब क्या होता है, नकली, काल्पनिक, उस टाइप का टर्म है ये। तो एक्सियल वेक्टर, तो इसे बस ऐसे देख लीजिए, ऑल द रोटेशनल वेक्टर्स, जैसे कि लाइक एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सिलरेशन, जितने भी रोटेशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और साथ ही साथ टॉर्क। बच्चों एक चीज यहाँ ध्यान देना, स्लाइडिंग में यहाँ पे मैं टॉर्क लिखा था, टॉर्क इज नॉट ए स्लाइडिंग वेक्टर। टॉर्क में जो फोर्स यूज होता है वो फोर्स है स्लाइडिंग वेक्टर। टॉर्क में अगर सपोज हम मान रहे हैं ये कोई एक चीज है, यहाँ से क्लैम्प्ड है, हम यहाँ से इसको फोर्स दिए, ये घूमा। अब इस जितना अमाउंट का हम फोर्स दिए हैं ये घूमा है, उस अमाउंट का फोर्स अगर हम बगल में लगा रहे हैं, कहाँ पे, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट ये बॉडी घूम रहा है, उसके जितने पास आते रहेंगे हमें उतना ही घुमाव पैदा करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते पैरेलली, इसलिए ये जो फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है स्लाइडिंग फोर्स, नॉट द टॉर्क। बट टॉर्क इज व्हाट, एक्सियल वेक्टर और स्यूडो वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी हम ग्लिम्स ले लेते हैं, ये है इसके कुछ एग्जांपल्स, एक्सेट्रा लगा दीजिए, और दो चार भी होते हैं। ठीक है, टॉर्क के चीज को देखिए, टॉर्क में जो डायरेक्शन आता है वो कुछ ऊपर की तरफ आता है। सपोज ऐसा कोई एक दरवाजा है, उस पर हमने फोर्स लगाया, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ आता है। ठीक है,
तो ये जो डायरेक्शन है, मतलब मान लीजिए ये सपोज हम इसको ऐसे फोर्स दे रहे हैं, ये घूम रहा है, तो जब हम पढ़ेंगे आगे इसका डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ आएगा, किसका, टॉर्क का। लेकिन उस डायरेक्शन में इसका तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो वो जो स्पेशल टाइप के वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो स्यूडो वेक्टर्स या एक्सियल वेक्टर्स होते हैं ये जनरली जब जिस वेक्टर को हम जानते हैं, जिस वेक्टर का साथ हम डील करते हैं, जो वेक्टर का ओरिजिनल फॉर्म है उससे ये डिफर करता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। तो यहाँ ऊपर में लिख दे रहा हूं, ठीक है। pseudo vectors act a bit differently from that of original or real vectors। pseudo vectors अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो हमारे जनरल नॉर्मल स्वतः इंट्यूशन से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से। ये था एकदम बेसिक से चीजें, चलो और दो चार चीजें जान लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में पूरे काम की बातें हो पाए। ठीक है, ये तो कुछ वेक्टर्स हो गए, अभी देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स होते हैं बच्चों। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टर्मिनोलॉजी, वो सब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों।